हेलो फ्रेंड्स, हम नेशनल हिस्टोरियोग्राफी की आज बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। नेशनल हिस्टोरियोग्राफी राष्ट्रवादी जो इतिहास लेखन है, ये है क्या? हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि विदेशी लेखकों ने जिस तरह से भारत के बारे में लिखा, इसके विरोध स्वरूप देश में एक नया वर्ग जो है ये उभरा, इसका उत्थान हुआ, जो भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद और राजनीतिक जागृति से प्रभावित रहा। इस परंपरा से संबंधित विद्वान जो थे, इन्होंने इस बात का खंडन किया कि विदेशी लेखकों ने भारत के इतिहास को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, तो इन्होंने ये जिम्मेवारी संभाली कि वो देश के गौरव, भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान जो है, इसे वो प्रस्तुत करेंगे, वो लोगों के सामने लाएंगे, और इसमें इन्होंने सफलता भी हासिल की। लिहाजा ऐसे इतिहासकार जो थे, इन्हें राष्ट्रवादी इतिहासकार कहा जाने लगा। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार लिखते हैं, कहते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहासकार दरअसल वो भारतीय थे जो अपने देश के इतिहास के पुनर्निर्माण में राष्ट्रहित के महत्व और के उन मुद्दों की जांच करते थे जिन्हें गलत समझा गया था, जिन मुद्दों को गलत समझा गया था या गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया था। तो अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय इतिहास लेखन के लिए कौन से तत्व जो थे वो जिम्मेवार रहे। सबसे पहले देश में जो राष्ट्रवाद उभरने लगा था, खास तौर से 1857 की क्रांति के बाद, तो इस बात की जरूरत महसूस की जाने लगी थी 19वीं शताब्दी के अंत तक कि भाई हमारा अपना इतिहास भी होना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने अपने रचना विविध प्रबंधम में लिखा है कि किसी भी राष्ट्र की बात हम करें, किसी भी कौम की बात करें, वो सभी अपने इतिहास के द्वारा अपना गौरव जो है वो उजागर करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हिंदू हैं या जो भारतीय हैं, उनके पास ऐसे कोई भी शानदार गुण नहीं मिलते। कारण क्या है कि हमारा कोई भी इतिहास ही नहीं है, हमने किसी भी लिखित प्रमाण को इतिहास के रूप में प्रस्तुत ही नहीं किया। तो एक तो ये जरूरत रही। दूसरा है कि देश में धार्मिक सामाजिक सुधार लहरें जो थीं, इन्हें और ज्यादा इनमें ऊर्जा इन्हें प्रदान करना, इसकी भी जरूरत जो है वो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने महसूस की, क्योंकि वो जानते थे कि अगर देश में इन जो दोष प्रचलित हैं अलग अलग धर्मों में, अगर इन्हें दूर किया जाए तो इसी के द्वारा देश में एकता भी स्थापित की जा सकती है। इसके अलावा अंग्रेज जो थे वो भारत के जो धर्म थे, खास तौर से हिंदू धर्म के ऊपर उनका डायरेक्ट अटैक था, सीधा उनका प्रहार था, और इसके बारे में वो बताते थे कि ये खोखले रस्मों रिवाजों से ग्रस्त है, इसमें बहुत से बुराइयां हैं। वो इन दोषों को उजागर करते थे। तो इन लेखकों ने अपने धर्म को सुरक्षित रखने की जो भावना उनके मन में थी कि किस तरह से वो साइंटिफिक आधार के द्वारा अपने धर्म की रक्षा करें, ये भी इनका एक फैक्टर इसके पीछे रहा। इसके अलावा बहुत सी राजनीतिक घटनाएं जो हैं ये भी घटती रहीं, जिनके द्वारा भारतीयों को अंग्रेजों ने हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। और जब 1905 ईस्वी में खास तौर से बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया, तो ये बात जो है ये खुलकर सामने आई कि अंग्रेज धर्म के आधार पर देश को बांट रहे हैं। इस कारण भी इन लेखकों ने भारत की एकता जो है इसे स्पष्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा
इन लेखकों का ये भी एक उद्देश्य रहा कि हिंदू संस्कृति को एशिया के दूसरे देशों में, एशिया के दूसरे देशों की जो संस्कृति है, किस तरह से उसके मुकाबले में अपनी संस्कृति को बेहतर दिखाया जाए। तो ये भी इसका एक फैक्टर जो है ये हम देखते हैं। आगे है कि इसके मुख्य विशेषताएं क्या थी। सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यही रही कि इन अपनी रचनाओं के द्वारा ये लेखक जो थे ये राष्ट्रवाद को और ज्यादा विकसित करना चाहते हैं, और ज्यादा इसे ऊर्जा प्रदान करना चाहते हैं। दूसरा है कि ये सारे लेखक जो थे ये पश्चिमी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। तो अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा के जरिए जो बातें बताई कि भी हम सपोर्टर हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, तो इन लेखकों ने इस बात को अपनी रचनाओं के द्वारा दिखाने की कोशिश की कि भाई अंग्रेज कहते तो हैं लेकिन भारत में वो इसे अमल में नहीं लाते, इसे प्रैक्टिकल शेप नहीं देते। तो इस चीज का प्रभाव जो है ये भी इनकी रचनाओं के ऊपर देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने औपनिवेशिक लेखकों की विचारधाराएं जो हैं भारत और भारतीयों के प्रति, उन्हें खुली चुनौती दी। डॉक्टर वी.एस. स्मिथ ने अपनी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से उन्होंने ये बात लिखी कि देश में, भारत में राजनीतिक एकता जो है वो बहुत थोड़े समय के लिए ही रही, अगर कभी रही भी, वरना देश जो है ये तो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। लेकिन इन लेखकों ने इस बात का खंडन किया और बताया कि आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से देश जो है ये किस तरह से एकता के सूत्र में हमेशा ही बंधा रहा है। इसके अलावा अपनी रचनाओं के द्वारा इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरीज और प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस जो हैं उस क्षेत्र में भी क्या क्या सफलताएं जो हैं ये प्राप्त की गई, उन्हें इन्होंने दिखाने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि पश्चिमी विद्वान जो हैं वो कहते थे कि भाई ये जो राजनीतिक सिद्धांत हैं देश में वो निरंकुशता पर, तानाशाही पर आधारित रहे हैं। लेकिन इन लेखकों ने इस बात को साबित किया कि भी ऐसा नहीं है। कौटिल्य के सामाजिक आर्थिक चिंतन को उसकी इन्होंने बिस्मार्क के साथ तुलना की। बिस्मार्क जो जर्मनी का बहुत बड़ा डिप्लोमेट रहा है और जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ भी की जाती है। इसके अलावा कौटिल्य का जो थ्योरी ऑफ मोनार्की है, उस किंगशिप है, उसकी इन्होंने तुलना की कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो इंग्लैंड में प्रचलित है उससे किसी भी तरह से कम नहीं थी। तो इस तरह से इन्होंने इस क्षेत्र में कई सफलताएं जो हैं उन्हें गिनवाया भी। सबसे बढ़ के प्राचीन भारत को इन्होंने सामाजिक शांति, सामाजिक क्षेत्र में शांति और आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि का एक सूचक दर्शाया। आगे हम बात करते हैं कुछ हमारे जो राइटर्स, जिन्हें हम नेशनलिस्ट राइटर्स कहते हैं, वो कौन कौन थे। इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी और डॉक्टर के.पी. जायसवाल की। वैसे भी अगर हम देखें तो बहुत से भारतीय इतिहासकार जो हुए, जो राष्ट्रवादी थे, इन्होंने देश के बड़े बड़े शासक, महान शासक जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, हर्ष था, और भी बहुत से ऐसे इन्होंने रूलर्स की सफलताएं जो हैं, जिन्होंने अपनी विजयों के द्वारा देश को एकता के सूत्र में बांधा, उनकी सफलताओं की भरपूर प्रशंसा की। अपनी रचना फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया में डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने स्पष्ट तौर पर उजागर किया कि हमेशा ही भारत में राष्ट्रवाद की भावना प्रचलित रही, धार्मिक एकता की भावना यहाँ पर बनी रही, और इसके अलावा आध्यात्मिक कम्युनिटी के रूप में देश जो है ये विकसित रहा। तो देश में
जो यूनिटी के, एकता के जो फंडामेंटल सूत्र हैं वो तो हमेशा ही यहाँ प्रचलित रहे। डॉक्टर केपी जायसवाल ने पश्चिमी लेखकों की थ्योरी ऑफ ओरिएंटल ऑफ एब्सोल्यूटिज्म का खंडन किया। अंग्रेजों ने ये थ्योरी जो है ये प्रस्तुत की थी कि देश में एब्सोल्यूटिज्म या निरंकुशता जो है ये प्रचलित रही, और क्योंकि भारतीय जो थे वो इसी के आदी थे, यही कारण है कि अंग्रेजों को भी यहाँ निरंकुशवादी शासन प्रणाली जो है इसे स्थापित करना पड़ा। लेकिन जायसवाल ने इसका अपने ग्रंथ हिंदू पॉलिटी में खंडन किया। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल से ही देश में शासन का जो स्वरूप रहा वो संवैधानिक था, जो लोकतांत्रिक आधार पर बना हुआ था। इसके अलावा इन्होंने एक और ग्रंथ की रचना की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसमें इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की भरपूर तारीफ की है। भारतीय नाग वंश की इन्होंने बहुत ज्यादा खुलकर प्रशंसा की, जिन्होंने कि देश से विदेशी शासन जो था शकों का और कुषाणों का, उसे इन्होंने खत्म किया। अब इसमें एक बात जो है हम और कहना चाहेंगे कि डॉक्टर केपी जायसवाल के जो सिद्धांत हैं इतिहासकारों के वो गले नहीं उतरते। उन्होंने जायसवाल के बहुत से सिद्धांतों का विरोध भी किया है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर जायसवाल अपने रचनाओं के द्वारा देश में राष्ट्रवादी विचारधारा जो है उसे बढ़ाने में, विकसित करने में जरूर सफल रहे। अब आगे बात हम करेंगे डॉक्टर एच.सी. रे चौधरी की। डॉक्टर हेमचंद्र रे चौधरी, बहुत इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि देश का राजनीतिक इतिहास जो है ये अभी तक 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जब हम बात करते हैं महाजनपदों की, उससे माना जाता था। लेकिन डॉक्टर ए चौधरी ने इसे और पीछे ले गए। राजा परीक्षित के समय से इन्होंने भारतीय इतिहास का प्रारंभ जो है वो बताया, राजनीतिक इतिहास का। और इनका ग्रंथ जो है वो गुप्त काल तक इन्होंने ये किताब जो है वो चलती है। और इस तरह से आप देखिए कि इन्होंने जब राजा परीक्षित की सफलताएं उसके समय की बात की है, तो देश का इतिहास जो है, भारत का राजनीतिक इतिहास जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से और पीछे चला जाता है। वो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उन्होंने इसे लिखा। और स्मिथ की जो ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे कि आजादी से पहले तक एक टेक्स्ट बुक के तौर पर सभी स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ा जाता था, उनकी जगह आजादी के बाद डॉक्टर ए चौधरी की द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया को पढ़ा जाने लगा। तो डॉक्टर ए चौधरी ने भी अपनी रचनाओं में, अपनी रचना में, अपने इस ग्रंथ में राष्ट्रवादी भाव जो हैं उन्हें काफी ज्यादा प्रचलित किया है, विकसित किया। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, इन्होंने अशोक के ऊपर एक बहुत बढ़िया इनकी ये रचना है। इसके अलावा देश के प्राचीन काल की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में भी इन्होंने काफी कुछ लिखा, और अपने रचनाओं के द्वारा इन्होंने इसे साबित करने की कोशिश की है कि प्राचीन काल से ही देश में प्रशासनिक योग्यता जो है, कुशलता जो है वो मौजूद रही। आगे हम देखते हैं महाराष्ट्र के दो महान लेखक, डॉक्टर जी.एस. सरदेसाई, जिन्होंने मराठा शक्ति के उत्थान के बारे में बहुत कुछ लिखा। एक रीजनल हिस्ट्री के तौर पर इसे हम देखते हैं। और दूसरे डॉक्टर सर जदुनाथ सरकार, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान मध्यकालीन भारत के। इन्होंने औरंगजेब की हिस्ट्री के ऊपर लिखा। शिवाजी एंड हिज टाइम्स इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही। इसके अलावा द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। लेकिन
सर जदुनाथ सरकार जो थे, इन्होंने शिवाजी की सफलताओं को काफी मिनिमाइज कर दिया, काफी कम तरीके से आंका, और इन्होंने घोषणा की कि शिवाजी ने जो भी संस्थाएं स्थापित की, जिन्हें कहा जाता था कि जी ये नवीन संस्थाएं थी जिन्हें शिवाजी ने स्थापित किया, इन्होंने घोषणा की और इसे साबित किया कि भाई ये नवीन नहीं थी, नई नहीं थी। नतीजा इसका ये हुआ कि बहुत से राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने ही इनकी आलोचना शुरू कर दी, लेकिन श्रीधरन ने इनकी तुलना जो है वो हिस्ट्री के महान राइटर्स रैंके और मॉम्सन के साथ की, और अपने समय का सर जदुनाथ सरकार को एक महान भारतीय इतिहासकार बताया, जिन्होंने ईमानदार इतिहास लेखन, ये वर्ड जो है ये मैं जोर दे के बता रहा हूं, ईमानदार इतिहासकार की परंपरा जो है इसे इन्होंने स्थापित किया। आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, एक और राष्ट्रवादी लेखक, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी, और पहले ऐसे हम कहेंगे कि लेखक जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर खुलकर लिखा और अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की इन्होंने आलोचना की। और ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में राष्ट्रीय आंदोलन को अगर आर्थिक आधार प्रदान किया तो वो डॉक्टर दत्त की ये रचना थी। इसके अलावा इन्होंने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया की रचना की। संस्कृत जो लिटरेचर है इसकी इन्होंने बहुत मदद ली। जो भारतीय ग्रंथ थे उन्हें इन्होंने अपना आधार बनाया, और इन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि भारत के हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या है, इनका क्या आधार है, क्या बेसिस है। लेकिन जो कट्टर हिंदू थे उन्होंने इनकी आलोचना की, वो उन्होंने इसका विरोध किया। आगे सरदार के.एम. पनिक्कर, पहले इतिहासकार जिन्होंने इतिहास का अध्ययन भौगोलिक नजरिए से किया। दो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं, इंडिया एंड द इंडियन ओशियन, इसमें इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जब तक भारत का नौसैनिक शक्ति के ऊपर प्रभाव रहा, देश सुरक्षित रहा, लेकिन जब भारत का प्रभाव जो है, दबदबा जो है वो नौसैनिक आधार पर कमजोर पड़ा, तो इमीडिएटली उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि यूरोपियंस जो हैं उन्होंने उसके बाद ही भारत के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू किया। दूसरी उनकी प्रसिद्ध रचना एशिया एंड द वेस्टर्न डोमिनेंस, इसमें भी उन्होंने इसी बात को हाईलाइट किया, इसी बात को उन्होंने दर्शाया है कि समुद्रों के ऊपर यूरोपियनों की डोमिनेशन, जो उनका दबदबा जो है वो किस तरह से सहायक रहा एशिया के ऊपर उनके प्रभाव को स्थापित करने में। लेकिन यहाँ सरदार पनिक्कर के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि इनकी अक्सर आलोचना की जाती रही है कि भाई ये सांप्रदायिक थे, ये मुसलमानों के विरोधी थे। लेकिन पनिक्कर ने अपनी रचना इंडिया एंड द इंडियन ओशियन में इस बात को क्लैरिफाई भी कर, मतलब कि इस आलोचना का इन्होंने इस तरह से खंडन किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, जिसे कट्टर सुन्नी मुसलमान माना जाता है, जो हिंदुओं का बड़ा विरोधी था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने दरबार में कई हिंदू धार्मिक नेताओं को और जैन मुनियों को बुलाकर सम्मानित किया।
जिसकी भरपूर प्रशंसा जो है वो पनिकर के रचनाओं में हमें मिलती है। तो इस तरह से इस तरह का जो उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाना जो है ये गलत साबित होता है। हमारे कुछ राष्ट्रीय नेता, इन्होंने भी अंग्रेजों के या विरोध में इनके विचारधारा के उनके जो गतिविधियां हैं उनका विरोध किया, खंडन किया। दादा भाई नौरोजी इनमें बहुत ही प्रसिद्ध नाम, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ग्रंथ के एक उन्होंने पुस्तिका जो है इसकी रचना की, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की नीति की आलोचना की। ये दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने की थ्योरी, इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को इन्होंने पेश किया कि अंग्रेज किस तरह से देश से भारतीय दौलत की निकासी कर रहे हैं। तो ड्रेन थ्योरी जो है वो दादा भाई नौरोजी की ही है। इसके अलावा वीर सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें इन्होंने ये दिखाया, और वो पहले ऐसे भारतीय लेखक थे जिन्होंने घोषणा की कि 1857 की क्रांति जो थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का पहला संग्राम था। तो अपनी रचनाओं के द्वारा अलग अलग समय पर हमारे जितने भी इतिहासकार, जितने भी लेखक, जितने भी नेता, इन्होंने देश में इस विचारधारा को काफी ज्यादा वो ऊर्जा प्रदान करते रहे। अब साउथ इंडिया के कुछ राइटर्स, इनके नाम हम देखते हैं। डॉक्टर के नीलकंठ शास्त्री, इनकी रचना है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जो अर्लीस्ट टाइम से लेकर विजयनगर एम्पायर तक की इनका ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने साउथ इंडिया की देश की राजनीति में तारीफ की कि कैसा इनका योगदान जो है साउथ इंडिया का भी रहा। और तमिल लेखक जो हैं, क्योंकि ये खुद भी तमिलनाडु से संबंधित थे, तो तमिल लेखक जो हैं वो इन्हें 20वीं शताब्दी का सबसे महान इतिहासकार बताते हैं। दूसरी रचना एस.के. अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर की सम कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ साउथ इंडिया टू इंडियन कल्चर, कल्चर के ऊपर, संस्कृति के ऊपर इनका ये मूल रूप से आधारित ग्रंथ है, जिसमें इन्होंने दक्षिण भारत की कला जो है, दक्षिण भारत की संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति में इसकी क्या देन है, इसके ऊपर इन्होंने चर्चा की। और इसके अलावा केरल के लेखक एलमकुलम कुंजन पिल्ले, जिन्होंने मध्यकालीन केरल के बारे में लिखा और केरल की इन्होंने प्रतिष्ठा जो है मध्यकाल में, इसके गौरव को दर्शाने की कोशिश की। अब इस विचारधारा से संबंधित कुछ और लेखकों की अगर हम बात करें, E.L. बाशम, कोई ये पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं लिख रहे हैं, बहुत ही कम कहीं कहीं रेफरेंसेस हैं, लेकिन इन्होंने अपने रचना दी वंडर दैट वाज इंडिया में देश की कला, देश की संस्कृति जो है भारत की, इसके विकास पर इन्होंने लिखा है। के.एम. अशरफ, लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें कि ये मध्यकाल में देश में लोगों की जीवन शैली कैसी थी, उनकी दशा कैसी थी, इसके बारे में बात करते हैं। मेनली ये सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के तौर पर इसे उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है लोगों की, इस नजरिए से इसे पढ़ा जा सकता है। इश्तियाक हुसैन कुरैशी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, दो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, लेकिन इन्हें एक सांप्रदायिक इनके ऊपर लेबल जो है ये भी लगाया जाता है। कुरैशी ने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि सुल्तानों के अधीन या मुस्लिम शासकों के अधीन हिंदुओं की दशा जो है ये बहुत अच्छी थी,
और सुल्तान जो थे खास तौर से, उनके अधीन हिंदुओं की दशा जो थी वो हिंदू शासकों या हिंदू सामंतों के अधीन जब लोग थे, प्रजा थी उनकी, उसके मुकाबले में सुल्तानों के अधीन हिंदू ज्यादा अच्छी स्थिति में थे। इसके अलावा एहसन सेन, मोहम्मद हबीब, शफकात अहमद खां, जहीरुद्दीन फारूकी, आरसी मजूमदार, आर.एल. मित्रा, पी.वी. काने वगैरह वगैरह, और भी बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिन्हें कि हम नेशनलिस्ट राइटर्स जो हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जो हैं, वो मानते हैं। अब हम कंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, इसमें अगर हम देखें कि अपनी रचनाओं के द्वारा कोई इसमें दो राय नहीं है कि इन लेखकों ने फ्रीडम मूवमेंट को एक नई ऊर्जा प्रदान की और इन्होंने भारतीय इतिहास की एक नई व्याख्या जो है वो करने की कोशिश की। लेकिन इन्होंने, क्योंकि ज्यादातर करके ये लेखक जो थे, जो हिंदू राइटर्स थे, उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति की बात करनी शुरू की। जो मुस्लिम राइटर्स थे, उन्होंने इस्लामिक जो रिलीजन और कल्चर की बात करनी शुरू की। तो इसका नतीजा ये देखने में आता है कि मिल ने जिस तरह से देश के इतिहास को बांटा, हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया, तो उसकी ये धारणा जो है ये सही प्रतीत होने लगी। दरअसल हिंदू राइटर्स जो थे, इन्होंने कुछ इस तरह से लिखना शुरू किया जिसमें इन्होंने मुस्लिम शासकों के खिलाफ जो हिंदू योद्धा थे उनकी तारीफ करनी शुरू की। लेकिन जो मुस्लिम राइटर्स थे, उन्होंने जो मुस्लिम रूलर से उनके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखना शुरू किए। नतीजा ये हुआ कि आपस में जो सांप्रदायिक तनाव की स्थिति जो है ये भी बनने लगी। बाकी इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने कोई नई वैज्ञानिक, जो जैसे हम कहते हैं कि क्रोनोलॉजी, वंशावली, उसे इन्होंने विकसित नहीं किया। बेस जो है इनका ये वही रहा जो कि यूरोपियन राइटर्स का या कॉलोनियल राइटर्स का था। अब एक चीज इसमें और हम देखते हैं कि जो यूरोपियन राइटर्स थे, उन्होंने भारत के इतिहास में जो भूतकाल था भारत का, जो प्राचीन काल, मध्य का, उसमें बहुत कुछ गलत देखा। उन्होंने उसे उजागर किया भी यहाँ पर ये कमी थी, इसमें ये कमी थी। लेकिन इन लेखकों ने उसके खिलाफ इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की कि देश में पुराने समयों में भी जो कुछ था वो अच्छा ही अच्छा था। इसके अलावा बहुत से ऐसे विषय रहे जिन पर कि ये लेखक जो हैं ये कंफ्यूज स्थिति में हैं। क्योंकि एक और तो ये तारीफ करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजयों के द्वारा देश को एकता के सूत्र में बांधा। पृथ्वीराज चौहान जिसने डटकर मुकाबला किया और पहले तराइन की लड़ाई में पराजित कर दिया महमूद गजनवी को, मोहम्मद गौरी को, लेकिन दूसरी में वो हार गया। लेकिन उसके जो जुझारूपन है उसकी इन्होंने तारीफ की है। इसी तरह से समुद्रगुप्त है या और जितने भी हमारे पुराने रूलर्स जिन्होंने अपनी विजयों के द्वारा सफलताएं प्राप्त की। एक और तो उनके सैनिक कारनामों की तारीफ करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अशोक के जो अहिंसा की नीति है उसने बाद में अपनाई, या महात्मा गांधी ने जिस समय असहयोग आंदोलन या अपने मूवमेंट से शुरू की, अहिंसा को उन्होंने आधार बनाया। तो इन्हें ये समझ में, कई राइटर्स उनके बारे में हम कह सकते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जो मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं उनकी बात करें या नॉन वायलेंस की बात करें।
और जहां तक कबीलों का सवाल है, नारी का सवाल है, इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग जिन्हें कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं थे, अधिकारहीन लोग जिन्हें हम कह सकते हैं, इन्हें कोई महत्ता ही नहीं दी गई। रोमिला थापर ने कहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जो है उसे हमारे जो राष्ट्रवादी लेखक हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उन्होंने लज्जाहीन तरीके से ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है। उसे लज्जाहीन तरीके से इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर उसे उसका गौरव जो है, उसका महिमा गान जो है वो करने की कोशिश की है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अपनी अगली वीडियो में हम मार्क्सिस्ट विचारधारा की बात करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। तो आप सब्सक्राइब भी करिए और इसके साथ ही आप इसे लाइक भी करें, अपने साथियों में इसे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।